दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर नंबर 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में, जो बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। मतलब पार्टीज जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो कोर्ट के सामने कैसे अपीयर होंगी और क्या होगा अगर पार्टीज कोर्ट के सामने नहीं आती है। तो यही इस चीज़ का जवाब हमें ऑर्डर नंबर 9 देता है। बेसिकली कई चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हेयरिंग में प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया तब क्या होगा, अगर डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया तब क्या होगा, अगर दोनों नहीं पहुंचे कोर्ट के हियरिंग में तब क्या होगा। तो यही इसी चीज़ का जवाब ऑर्डर नंबर 9 देता है। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे रूल नंबर 6 तक डिस्कस करूंगा। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, और बाकी के बचे 7 to 14 मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 1 ये बोलता है पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। अब मैं इस रूल को आपको एकदम कंसाइज में बता देता हूँ कि देखिए आपने सूट फाइल कर दिया, आपने सिविल सूट फाइल कर दिया। सिविल सूट फाइल करने के बाद डिफेंडेंट को समन जाता है ऑर्डर नंबर 5 में। तो आप गौर करिए कि समन में एक डेट होती है, जिस डेट को डिफेंडेंट को आकर अपीयर होना है और आंसर देना है और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। तो वो जो डे फिक्स्ड है समन में, उस दिन सिर्फ डिफेंडेंट नहीं आएगा, उस दिन प्लेंटिफ भी आएगा। यही इस ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 1 बोलता है कि पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है पार्टीज, कहीं पर डिफेंडेंट नहीं लिखा है। तो ध्यान रखिएगा समन में जो डेट लिखी है उस डेट को डिफेंडेंट भी आएगा और प्लेंटिव भी आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ डिफेंडेंट आकर उस दिन क्या करेगा, उस दिन प्लेंटिव भी आएगा। या तो आप इन पर्सन आएंगे या तो आपके रिस्पेक्टिव प्लीडर्स आएंगे। और उस डेट को, जो समन में जो डेट फिक्स्ड है, उस डेट को आपके सूट को सुनेगी कोर्ट, या तो आपके फ्यूचर डेट डाल के एडजर्न कर देगी। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने सूट डाला, आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं, तो फिर फर्स्ट हेयरिंग में यही होता है कि आपके थोड़े बहुत केस को कोर्ट सुनती है, उसके बाद समन के लिए आपको बोलते हैं कि समन करवा दीजिए। समन करवाने आप जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ जाता है कि हेयरिंग में मतलब जो नेक्स्ट डेट है, नए वकीलों को ये नहीं पता चलता कि नेक्स्ट डेट कौन सी लगेगी। तो अगर आपको कोर्ट ने बता दिया तब तो ठीक है, जज साहब बता देते हैं कि आपका नेक्स्ट डेट ये है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया है जज के द्वारा, तब आप क्या करिए, समन जब आप इशू कराएंगे, जो ऑफिसर जो समन इशू करवाता है, तो ध्यान रखिए समन में जो डे लिखी है, जो डेट लिखी है डिफेंडेंट को आने के लिए, उस डेट पे प्लेंटिफ को भी आना है। अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे, डिफेंडेंट नहीं आया तो कॉन्सिक्वेंस तब भी छोटे हैं, लेकिन अगर प्लेंटिफ उस डे को नहीं पहुंचा तो कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़े हैं। तो ध्यान रखिए समन में जो डे फिक्स्ड है डिफेंडेंट को आने के लिए, उस दिन प्लेंटिफ भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है पार्टीज और यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है शैल बी। तो ध्यान रखिए समन में जो डेट है उस दिन प्लेंटिफ भी आएगा और डिफेंडेंट भी आएगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 को, जो बात करता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट। अब मान लीजिए समन में डे फिक्स्ड है और उस डे को कोर्ट को यह पता चलता है कि डिफेंडेंट को समन सर्व ही नहीं हुआ है प्लेंटिफ की गलती के कारण। कैसी गलती? या तो प्लेंटिफ ने कोर्ट फीस नहीं भरी है, या तो उसने पोस्टल चार्ज जो समन को सर्व कराने के लिए देना होता है वो नहीं दिया है, या उसने प्लेंट की उतनी कॉपीज नहीं लगाई हैं जो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 9 में जरूरत है। तो अगर इन तीनों ग्राउंड में, अगर कोर्ट को पता चलता है कि इन तीनों ग्राउंड में किसी एक ग्राउंड के कारण डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुआ है, तो यहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो आपके सूट को डिसमिस कर देगी। लेकिन भले ही आपने किसी भी तरीके का कोर्ट फीस नहीं भरा, पोस्टल चार्ज नहीं भरा, लेकिन अगर फिर भी डिफेंडेंट इन पर्सन या उसका एजेंट उस डे को पहुंच भी जाता है ना, तब उस केस में आपके सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। ये रूल नंबर 2 का प्रोविजो बोलता है। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 की, जो बात करता है वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। अब हेयरिंग के लिए डेट डाली गई। अब उस डेट को ना तो डिफेंडेंट पहुंचा और ना ही प्लेंटिफ पहुंचा, दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं पहुंची, तो यहां पर फिर से कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो आपके सूट को डिसमिस कर सकता है। अब आते हैं इसके रूल नंबर 4 को, जो बात करता है प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। अब मान लीजिए आपके सूट को रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 से कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लेंटिफ ही अप्रोच करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंडेंट बेचारा जाएगा भी क्यों, वो क्यों चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई सूट फाइल हो, वो तो चाहेगा कि सूट डिसमिस पर डिसमिस होता रहे। तो ध्यान रखिए अगर आपका
रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 के द्वारा अगर कोर्ट ने आपके सूट को डिसमिस किया है तो प्लेंटिफ के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो एक नया सूट फ्रेश फाइल कर दे, लेकिन वो जो नया सूट आएगा वो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन होगा। मतलब जितना पीरियड आपका खत्म हुआ है, बेकार हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेके डिसमिसल ऑफ सूट तक, वो भी पीरियड आपके लिमिटेशन लॉ में काउंट होगा। पहला रास्ता आपके पास ये है कि आप नया सूट लाइए। दूसरा रास्ता ये है आप उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कराइए। सेट असाइड कराइए, एप्लीकेशन लगाइए और उस एप्लीकेशन में आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि रूल नंबर 2 मेरे पास सफिशिएंट कारण है कि इस कारण से मैं कोर्ट फीस, पोस्टल चार्ज या इतनी प्लेंट की कॉपी नहीं जमा कर पाया। अगर आपने सफिशिएंट कारण बताया, पहला तो ये, अगर रूल 3 में अगर आपका सूट डिसमिस हुआ है तो अगर आप सफिशिएंट कारण बता देते हैं कि इन सफिशिएंट कारण की वजह से मैं हेयरिंग पर नहीं आ पाया, तो इस केस में कोर्ट आपके वो डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड करके एक नया डेट डाल देगा। तो ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन। अब इसको भी मैं आपको पूरे कंसाइज में आपको समझा देता हूं कि आपने अब समन डिफेंडेंट को इशू हो गया। अब मान लीजिए समन इशू होने के बाद समन जो है वो रिटर्न आ जाता है अनसर्व्ड, और अब यहाँ पर प्लेंटिफ को बड़ा ही कॉन्शियस रहना है। जैसे ही आपका समन अनसर्व्ड रिटर्न आया, आपको 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न जो अनसर्व्ड आया उस डेट के 7 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है फ्रेश समन के लिए। अगर आपने फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर प्लेंटिफ ने फ्रेश समन के लिए फिर से अप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट के पास यहाँ डिस्क्रिशन भी नहीं है, कोर्ट आपके सूट को डिसमिस कर देगा। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है शैल, ध्यान रखिए। यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन भी नहीं है। कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि चलिए 7 दिन पार हो गए आप कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट के पास यहाँ पर सीपीसी ने एक मैंडेट लगाया हुआ है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट भी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर 7 दिन के अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं किया फ्रेश समन के लिए, सीधा आपके सूट को डिसमिस करेगा कोर्ट बिना किसी सोच समझ के। बिल्कुल यहाँ पर सीपीसी ने बोल दिया है। लेकिन ये जो 7 दिन का पीरियड है, इसको कोर्ट एक्सटेंड कर देगी अगर आप 3 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड को बता देते हैं। पहला ग्राउंड ये है कि आप कोर्ट को ये बता दीजिए कि आपने अपना पूरा एंडेवर लगा दिया लेकिन फिर भी डिफेंडेंट के रेजिडेंस को डिस्कवर नहीं कर पाए, पहला ग्राउंड ये। दूसरा, डिफेंडेंट जानबूझ के समन के सर्विंग प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है। तीसरा, आपके पास और कोई सफिशिएंट कारण है उस 7 दिन के टाइम को एक्सटेंड कराने का। अगर इन तीनों में से किसी एक ग्राउंड अगर कोर्ट को बता दिया गया तो फिर कोर्ट आपके उस 7 डेज पीरियड को एक्सटेंड कर देगी। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो कोर्ट आपके सूट को बिल्कुल डिसमिस करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि प्लेंटिफ के पास भाई क्या रेमेडी है। अगर ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 5 में अगर आपके सूट को डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है। तो अब इसका सब क्लॉज 2 यही बोलता है कि अगर प्लेंटिफ के सूट को इस रूल नंबर 5 से डिसमिस कर दिया जाता है तो सिर्फ अब प्लेंटिफ के पास एक ही रेमेडी है, आपको नया सूट लाना है। और वो जो नया सूट होगा वो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन है। मतलब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेके आपका डिसमिसल हुआ है उस पीरियड को भी लिमिटेशन लॉ में काउंट किया जाएगा। तो ये था रूल नंबर 5। अब इसका रूल नंबर 6 बोलता है प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अफेयर्स। अब मान लीजिए हेयरिंग आती है, वहां पर सिर्फ प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट नहीं पहुंचा, तब क्या होगी। तब 3 कंडीशन बनेगी। सबसे पहला कंडीशन, व्हेन समन ड्यूली सर्व्ड। अगर प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है कि समन ड्यूली सर्व्ड हो गया है, अब आपको प्रूव करना है कोर्ट में, आप सर्विंग ऑफिसर को बुलाइए, खुद जाइए, विटनेसेस दीजिए कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि समन ड्यूली सर्व हो गया है, तो कोर्ट आपके सूट को एक्स पार्टे सुनना शुरू कर देगी। मतलब एक तरफा सुनेगी आपकी। ध्यान रखिए, सुनना स्टार्ट होगा, आपको डिक्री नहीं मिलेगी। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि डिक्री मिल जाएगी एक्स पार्टे, ऐसा नहीं है। कोर्ट आपके सूट को एक्स पार्टे सुनना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है सूट भी हर्ड एक्स पार्टे, डिक्री नहीं आएगी। ध्यान रखिए, अगर आपने प्रूव कर दिया कि समन ड्यूली सर्व है, कोर्ट एक डेट डाल देगी कि अब इस डेट से आपके सूट को एक्स पार्टे सुना जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है व्हेन समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड। अब अगर आपने नहीं प्रूव कर पाए कि समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है तो इस केस में कोर्ट सेकंड समन इशू करेगा डिफेंडेंट को। यहां पर शब्द इस्तेमाल है शैल। तीसरा कंडीशन है व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम। अब अगर ये प्रूव हो गया कि समन तो सर्व हो गया डिफेंडेंट को, लेकिन सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है डिफेंडेंट को अपीयर होके आंसर होना और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, तो कोर्ट उस केस में हेयरिंग को पोस्टपोन करके सफिशिएंट टाइम डिफेंडेंट को यहां पर दे देगा। लेकिन इसका सब क्लॉज 2 ये बोलता है वेयर इट इज ओइंग टू द प्लेंटिव्स डिफॉल्ट दैट द समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड
or was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement। अब अगर कोर्ट को ये पता चल गया कि समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है प्लेंटिफ की गलती के कारण या सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की गलती के कारण, तो फिर यहाँ पर कोर्ट जो है प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगा देगा। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है शैल। ध्यान रखिए, अगर प्लेंटिफ की गलती है समन में, समन देने का या ना देने के अंदर अगर प्लेंटिफ की गलती है तो कोर्ट यहाँ पर प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगाएगा। ध्यान रखिए, शब्द इस्तेमाल है शैल। तो ये थी पूरी वीडियो ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 6। आई होप मैं समझा पाया आपको कि बहुत सरल से भाषा में आपको मैं समझा पाया हूँगा कि ऑर्डर नंबर 9 क्या है। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 7 टू रूल नंबर 14। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।